मध्यकालीन भारत का दौर एक ऐसा वक्त जब साम्राज्य बनते और बिगड़ते थे। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर एक राजवंश, एक डायनेस्टी की नींव रखी कैसे जाती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कन्नौज के गहरवार वंश के संस्थापक की कहानी के जरिए। देखिए, इस सवाल का जवाब ना एक ही शख्स की कहानी में छिपा है। एक ऐसा फाउंडर जिसने अपनी हिम्मत और विजन से नॉर्थ इंडिया का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए मिलते हैं उस शख्सियत से। तो इस कहानी के हीरो हैं चंद्रदेव, एक ऐसा नाम जिसने अकेले दम पर एक पूरे राजवंश की तकदीर लिख डाली। उनके उदय के साथ ही नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स ने एक बहुत बड़ा टर्न लिया था। जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल 1080 से 1085 के बीच चंद्रदेव ने यमुना नदी के किनारे एक बहुत जरूरी जंग जीती और देखते ही देखते गहरवाल वंश की नींव रख दी। मतलब ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उनकी बिजली की सी तेज रफ्तार और मिलिट्री टैलेंट का पहला सबूत था। लेकिन जैसा कहते हैं ना, जंग जीतना तो बस शुरुआत होती है। असली चैलेंज तो था इस जीत को एक टिकने वाले साम्राज्य में बदलना। तो चंद्रदेव ने अपनी सत्ता की जड़ों को मजबूत करने के लिए आखिर किया क्या? कौन से स्मार्ट मूव्स लिए? देखिए, चंद्रदेव सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो एक कमाल के स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। उन्होंने कन्नौज को अपनी पावर का मेन सेंटर बनाया और साथ ही बनारस को एक दूसरी अहम एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल कैपिटल का दर्जा दिया। एक राज्य, 2 राजधानियां, ये उनकी दूर की सोच का सबूत है। अब देखिए, एक साम्राज्य सिर्फ अपनी सीमाओं के अंदर नहीं बनता, उसे अपने पड़ोसियों से भी बचाना पड़ता है ना? चंद्रदेव ये बात अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने बंगाल के विजय सेन के आक्रामक इरादों पर लगाम लगाई और ये पक्का किया कि उनका नया नवेला राज्य बाहरी खतरों से पूरी तरह सेफ रहे। तो राज्य बन गया, पड़ोसी भी शांत हो गए, लेकिन अब एक नया और बहुत बड़ा चैलेंज दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इस नए साम्राज्य की हिफाजत कैसे की जाए? और इस हिफाजत की एक बहुत बड़ी कीमत थी। यही सवाल हमें चंद्रदेव के सबसे ज़रूरी और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल फैसले की तरफ ले जाता है। आखिर इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा प्रशासन, इसका खर्च आएगा कहाँ से? इसका जवाब था तुरुष्क दंड। ये एक स्पेशल टैक्स था और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये सीधे सीधे मुस्लिम आक्रमणों के खिलाफ होने वाले युद्ध का खर्च उठाने के लिए ही लगाया गया था। ये फैसला हमें उस दौर के पॉलिटिकल प्रेशर की एक साफ तस्वीर दिखाता है। और चंद्रदेव के शासन की ये सारी अहम जानकारी इतिहासकारों को ऐसे ही पुराने ग्रंथों से मिलती है। यही वो सोर्सेज हैं जो हमें उनके फैसलों के पीछे की स्ट्रैटेजी और उस जमाने के चैलेंजेस को समझने में मदद करते हैं। हर शासक एक विरासत छोड़कर जाता है, तो चंद्रदेव खुद को इतिहास में किस तरह याद रखा जाना चाहते थे? और सबसे बड़ा सवाल, उनके बाद उस विरासत का हुआ क्या? चंद्रदेव के टाइटल्स उनके इरादों की कहानी बताते हैं। वो खुद को सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि काशी से लेकर दिल्ली तक की पवित्र जगहों का रक्षक कहते थे। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था कि वो खुद को नॉर्थ इंडिया के कल्चरल गार्डियन के तौर पर देखते थे। किसी भी महान संस्थापक के बाद वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी पर आ जाती है। तो चंद्रदेव के बाद गद्दी संभाली उनके बेटे मदन चंद्र ने। और बस यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ थे फाउंडर चंद्रदेव, जिन्होंने जीरो से एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ उनके उत्तराधिकारी बेटे मदन चंद्र, जिनका शासनकाल इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण नहीं कहकर भुला दिया गया। मतलब एक पीढ़ी ने जो बनाया, क्या दूसरी पीढ़ी उसे संभाल ही नहीं पाई? चंद्रदेव और मदन चंद्र की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर किसी विरासत को हमेशा के लिए कायम क्या चीज रखती है? किसी चीज को खड़ा कर देना या उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की काबिलियत? इसका जवाब शायद इतिहास हमें बार बार तलाशने के लिए कहता है।